नमस्ते। मैं राजीव हूँ और मैं ये रिकॉर्डिंग राजस्थान के एक पुराने बंकर से कर रहा हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि जिस कहानी या कहूँ जिस चेतावनी को मैं आज टेप पर उतारने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। कल्पना कीजिए, सुहागरात की वो रात है। आप अपनी नई नवेली दुल्हन के घूंघट को उठाते हैं। वो शर्मा रही है। आप उसके करीब जाते हैं उसके होठों को चूमने के लिए, लेकिन जैसे ही आपके होठ मिलते हैं आपको एहसास होता है कि उसकी जुबान इंसान की नहीं है। वो दो हिस्सों में बटी हुई है और उसकी आंखों की पुतलियां गोल नहीं बल्कि खड़ी लकीरें हैं। वो आपको चूम नहीं रही है, वो आपको चख रही है। क्या एक सांप अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? क्या वो एक इंसान का रूप ले सकता है? आज की फाइल का नाम है जहरीली हसीना और इसकी शुरुआत होती है उस एक गलती से जिसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। तारीख थी 12 अक्टूबर। नाग टेकरी के घने जंगल। हवा में नमी थी और सूखे पत्तों की गंध ऐसी थी जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ना हो। यहाँ खामोशी नहीं थी, बल्कि जंगल की वो आवाज थी जो आपको बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। ठाकुर बलवंत सिंह, एक ऐसा शिकारी जिसकी मूछें शेर की पूंछ की तरह मुड़ी हुई थीं और जिसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके हाथ में थी उनकी 12 बोर की विलायती राइफल। वो किसी जानवर का शिकार करने नहीं आए थे, वो इंतजार कर रहे थे एक देवता का। बलवंत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके जूतों के नीचे सूखे पत्ते ऐसे टूट रहे थे जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। उनका निशाना सामने झाड़ियों पर था। वहां दो साए आपस में लिपटे हुए थे। वो मिलन की रात थी। दो विशाल किंग कोबरा, सुनहरा और काला, चांदनी रात में चमक रहे थे। वो एक दूसरे से लिपटकर नाच रहे थे, जिसे हम नाग नागिन का प्रेम कहते हैं। बलवंत के लिए वो सिर्फ एक निशाना था। उसे वो खाल चाहिए थी, वो सुनहरा चमड़ा अपने दीवान खाने की दीवार के लिए। बलवंत ने अपनी एक आंख बंद की, सांस को रोक लिया, उंगली घोड़े पर कसी। उनका दिल 70 की रफ्तार से धड़क रहा था। सामने लो सुनहरा नाग अपनी नागिन के चारों ओर लिपटा हुआ था, मदहोश। उसे खबर भी नहीं थी कि मौत उसे घूर रही है। धाएं! जंगल की शांति को चीरती हुई गोली निकली। वो सीधी जाकर उस सुनहरे नाग के फन के ठीक नीचे लगी। वो जो नाच था वो तड़प में बदल गया। नागिन तेजी से झाड़ियों में ओझल हो गई, लेकिन नाग वो वहां तड़प रहा था। बलवंत हंसे, एक क्रूर हंसी। उन्होंने अपनी जेब से एक बड़ा रामपुरी चाकू निकाला। वो मरे हुए नाग के पास गए। अभी भी उसकी पूंछ हिल रही थी। बलवंत ने उस मरे हुए नाग की तरफ थूकते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, प्यार का खेल खत्म, अब तू मेरे घर की दीवार की शोभा बढ़ाएगा। फिर जो हुआ वो देखने के लिए जिगर चाहिए। बलवंत ने चाकू की नोक उस सांप के गले पर रखी और चर्र चर्र की आवाज के साथ उसकी खाल को मांस से अलग करना शुरू किया। वो लाल मांस, वो चिपचिपा खून और वो सुनहरी खाल एक केले के छिलके की तरह उतरती चली गई। अगली सुबह गांव की चौपाल। यहाँ हमारे कहानी के दो नायाब हीटे बैठे थे। एक का नाम था हार्दिक, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा रोमियो समझता था, और दूसरा उसका दोस्त मुत्थू, जिसकी नजरें हमेशा गलत जगह पर होती थीं। बलवंत जब वो खाल लेकर वहां से गुजरा तो हार्दिक ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए मुत्थू को कोहनी मारी और हंसते हुए कहा, अरे देख मुत्थू देख, ठाकुर साहब क्या लंबी चीज लाए हैं। काश तेरे पास भी इतना लंबा कुछ होता दिखाने के लिए। मुत्थू ने अपनी धोती ठीक करते हुए अपनी गंदी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे भाई हार्दिक, लंबाई छोड़, मोटाई देख, चिकनाहट देख, हाथ लगाने में बड़ा मजा आएगा। वो दोनों हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस चिकनाहट और लंबाई का वो मजाक उड़ा रहे हैं वो बहुत जल्द उनकी गर्दन का नाप लेने वाली है। रात हो चुकी थी। ठाकुर की हवेली। ठाकुर की बेटी नेहा, जो इस कहानी की वो कड़ी है जिसे सबसे ज्यादा दर्द सहना था। नेहा को उस रात अजीब बेचैनी हो रही थी। पूरे घर में सड़े हुए मांस और चमेली के फूलों की अजीब सी मिलीजुली बदबू आ रही थी। नेहा अपने कमरे में थी। उसने खिड़की बंद करते हुए अपने आप से कांपती हुई आवाज में कहा, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है आज? और पिताजी, वो खाल
वो मुझे घूर क्यों रही है? ठाकुर बलवंत ने उस सुनहरी खाल को नमक लगाकर अपने कमरे की दीवार पर कील से ठोक दिया था। वो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक थी। रात के 2 बजे एक आवाज आई, क्री। दीवार से वो कील अपने आप ढीली हो रही थी। बलवंत गहरी नींद में थे और फिर वो खाल जो बेजान थी, जो सूखी हुई थी, वो दीवार से नीचे गिरी। वो जमीन पर गिरी, लेकिन वो पड़ी नहीं रही। वो खाल सिकुड़ने लगी, फूलने लगी, जैसे उसके अंदर कोई अदृश्य शरीर घुस रहा हो। और फिर वो रेंगती हुई बलवंत के पलंग के नीचे नहीं, बल्कि दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गई, सीधी उस अंधेरे जंगल की तरफ जहां से एक प्रतिशोध जन्म लेने वाला था। क्या वो सिर्फ हवा थी, या उस नागिन ने अपनी काली शक्तियों से अपने साथी की खाल को वापस बुलाया था? ठाकुर सो रहे थे। हार्दिक और मुत्थू अपने गंदे सपनों में खोए थे। लेकिन हवेली के बाहर जंगल के मुहाने पर एक औरत की आकृति बन रही थी। ऐसी औरत जिसके पास कपड़े नहीं, सिर्फ इंतकाम था। सवाल यह है दोस्तों, जब शैतान खूबसूरत चेहरे के साथ दरवाजा खटखटाता है तो क्या आप उसे मना कर पाएंगे? और अगर वो हार्दिक जैसा शौकीन हुआ तो क्या वो उस मौत को गले नहीं लगा लेगा? दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया का शोर कट गया। हवेली के अंदर सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक भारीपन था। हवा ऐसी थी जैसे आप किसी गीली गुफा में सांस ले रहे हों। उमस, चिपचिपी उमस, और अंधेरा इतना गहरा कि आंखों को सेट होने में वक्त लगे। कमरे के कोनों में मकड़ी के जाले नहीं थे, बल्कि अजीब से रेशमी धागे लटक रहे थे। फर्श पर कालीन बिछा था, लेकिन वो गद्देदार नहीं, थोड़ा स्पंजी था, जैसे आप काई पर चल रहे हों। और वो बदबू जो बाहर रात की रानी जैसी लग रही थी, यहाँ अंदर वो सड़े हुए मांस और तेज इत्र की मिली जुली गंध बन गई थी। लेकिन हमारे रोमियो हार्दिक बाबू को न बदबू आ रही थी, न खतरा दिख रहा था। उन्हें सिर्फ एक चीज दिख रही थी, नैना की कमर। हार्दिक ने पसीने से चिपके अपने बालों को हाथ से पीछे किया और एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उफ भाभी जी, आपने तो माहौल ही बदल दिया। बाहर इतनी गर्मी और अंदर और भी ज्यादा गर्मी। लगता है यहाँ का एसी भी आपके हुस्न की तपन से जल गया है। नैना अंधेरे में कहीं खड़ी थी। उसकी सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थी। उसकी आवाज कमरे के हर कोने से एक साथ आई, गर्मी तो अब बढ़ेगी हार्दिक, बहुत बढ़ेगी, इतनी कि बर्दाश्त नहीं होगी। मुत्थू, तुम रसोड़े में जाओ, वहां कुछ ठंडा रखा है, उसे ले आओ। मुत्थू, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस नैना की बात मानकर खुश हो गया। उसने हार्दिक को आंख मारी और बोला, ठीक है भाभी जी, मैं अभी कुछ गीला और ठंडा लेकर आता हूं। आप दोनों तब तक अपनी प्यास बुझाओ। मुत्थू अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। अब उस बड़े से हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, हार्दिक और वो चीज जो नैना का रूप लिए खड़ी थी। हार्दिक ने मौका देखा। वो धीरे धीरे नैना की परछाई की तरफ बढ़ा। उसे लगा वो जीत गया है। उसने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोल दिया। सांस छोड़ते हुए हार्दिक ने बोला, मुत्थू गया, अब हम अकेले हैं। वैसे इतना बड़ा घर और आप अकेली, डर नहीं लगता कोई जंगली जानवर घुस आया तो? नैना की परछाई हिली। वो हार्दिक के एकदम करीब आ गई, इतनी करीब कि हार्दिक को उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। जानवर तो घर के अंदर आ चुका है हार्दिक, और डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए जान होती है। तुम्हारे पास क्या है? हार्दिक को लगा ये कोई शायराना बात है। उसने हिम्मत करके नैना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, हार्दिक की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो हाथ, वो मखमली नहीं था, वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। और त्वचा, वो खुरदुरी थी, जैसे किसी ने रेगमाल पर तेल लगा दिया हो। हार्दिक ने अपनी उंगलियां फेरी। उसे महसूस हुआ कि नैना की कलाई पर बाल नहीं, बल्कि छोटे छोटे सख्त स्केल्स हैं। ये तुम्हारी स्किन को क्या हुआ है नैना जी? इतनी सख्त क्यों है? कोई स्किन इन्फेक्शन है क्या? नैना हंसते हुए, सख्त? अभी तो सिर्फ छुआ है हार्दिक। जब मैं तुम्हें जकड़ूंगी तब पता चलेगा कि सख्ती क्या होती है। आजमाना चाहोगे? अचानक हार्दिक को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी उंगलियां चटक रहा हो। लेकिन यह आवाज नैना की पीठ से आ रही थी। उसकी परछाई जो दीवार पर पड़ रही थी वो फैलने लगी, इंसानी आकार पिघलने लगा।
हार्दिक पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नैना ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ अब लोहे के शिकंजे जैसी थी। हार्दिक ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका दिया। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। नैना ने अपना चेहरा हार्दिक के चेहरे के ठीक सामने लाया। अंधेरे में उसकी आंखें अब पीली चमक रही थीं। आना अपनी मर्जी से था, जाना मेरी मर्जी से होगा। तुमने कहा था ना, हार्दिक कभी ढीला नहीं पड़ता, तो अब अकड़ क्यों रहे हो? हार्दिक चीखना चाहता था, लेकिन नैना ने उसे धकेल दिया। वो पीछे सोफे पर गिरा और नैना उसके ऊपर। लेकिन वो नैना नहीं थी, वो एक भारी रेंगती हुई मौत थी। उधर हवेली के बाहर नेहा अभी भी खिड़की से देख रही थी। उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, नहीं, उफ। ये चीख थी या मजा? नेहा समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद हार्दिक अपनी बाढ़ में डूब रहा है। उसे नहीं पता था कि हार्दिक की हड्डियां प्यार में नहीं, बल्कि एक 15 फीट लंबे अजगर के आलिंगन में टूट रही थी। कमरे के अंदर हार्दिक का चेहरा सोफे में धंसा हुआ था और उसके ऊपर जो परछाई थी, उसका सर इंसान का था, लेकिन उसका बाकी शरीर धीरे धीरे एक मोटी काली रस्सी की तरह हार्दिक के चारों ओर लिपटता जा रहा था। हार्दिक की हौस ने उसे मौत के बिस्तर पर लिटा दिया था। पहला शिकार जाल में था, लेकिन अभी तो सिर्फ स्टार्टर हुआ है। मेन कोर्स अभी बाकी है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन नाग टेकरी की सुबह में सूरज की रोशनी कम और धुंध ज्यादा होती थी। ठाकुर की हवेली के ठीक बाजू में वो पुरानी खंडहर हवेली जो पिछले 20 सालों से बंद थी, आज उसका ताला खुला था। एक जीप आकर रुकी, धूल उड़ी और उस धूल के गुबार से एक औरत बाहर निकली। नाम नैना। देखने में ऐसी कि अगर कोई साधु भी देख ले तो उसकी तपस्या भंग हो जाए। साड़ी का रंग गहरा हरा, इतना गहरा कि काला लगे। बाल कमर से भी नीचे खुले हुए जैसे काली घटा। लेकिन कुछ तो गलत था। जब वो चल रही थी तो उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी और उसकी चाल, उसमें एक अजीब सी लचक थी, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में जरूरत से ज्यादा जोड़ हो। अब जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां तो आएंगी ही, और हमारे गांव की 2 सबसे बड़ी मक्खियां वहां पहुंच चुकी थीं, हार्दिक और मुत्थू। ये दोनों गांव की दीवार पर बैठकर दातून चबाते हुए अपनी ही दुनिया में मग्न थे। हार्दिक ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, नैना को जीप से सामान उतारते हुए देखा और अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोला, अरे भाई मुत्थू, देख रहा है, लगता है गांव में सावन आ गया है। ऐसी हरियाली तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुत्थू, जो अपनी बनियान के छेद से पेट खुजा रहा था, उसने अपनी लार टपकाते हुए कहा, सावन नहीं भाई, ये तो बाढ़ है, और इस बाढ़ में डूबने का मजा ही कुछ और होगा। देख तो क्या मटके जैसा घड़ा है उसके पास। वो दोनों बिना बुलाए मेहमान की तरह नैना के पास पहुंच गए। हार्दिक ने अपना सबसे जानलेवा पोज बनाया, खंबे से टेक लगाई और नैना का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हार्दिक ने अपनी आवाज भारी करने की कोशिश की और बोला, नमस्ते भाभी जी, या कहूं मैडम जी, मैं हूं हार्दिक। हार्दिक, स्वागत है आपका। और मैं आपको बता दूं, मैं गांव का सबसे सख्त लौंडा हूं। मदद करने में मैं कभी ढीला नहीं पड़ता। जहां भी जरूरत हो हार्दिक को खड़ा पाओगी। नैना रुकी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें वो बहुत काली थीं। उसने हार्दिक को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कसाई बकरे को तौलता है, और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, हार्दिक, मुझे सख्त चीजें और सख्त लोग बहुत पसंद है। टूटने में मजा आता है। मुत्थू पीछे से कूद पड़ा। उसने कहा, और मैं मुत्थू हूं जी, मेरा काम है निकालना, मतलब पानी निकालना, वजन उठाना, जो भी फंसा हो उसे जोर लगाकर बाहर निकालना। कोई भी सेवा हो मौका जरूर दीजिएगा। नैना ने मुत्थू की तरफ देखा। उसकी नाक थोड़ी सी फड़फड़ाई, जैसे वो मुत्थू के पसीने की गंध नहीं बल्कि उसके खून की गर्मी सूंघ रही हो। नैना बोली, बिल्कुल मुत्थू, तुम काम आओगे बहुत जल्द। मुझे अभी प्यास लगी है, क्या तुम दोनों अंदर आओगे? उधर ठाकुर की हवेली की पहली मंजिल पर नेहा खिड़की के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। उसे वो नहीं दिख रहा था जो लड़कों को दिख रहा था। उसे खतरा दिख रहा था। हवा का रुख बदला और नेहा की नाक में एक तीखी गंध आई, रात की रानी के फूलों की खुशबू। लेकिन उसके साथ कुछ और था, कच्चे तांबी जैसी गंध, खून की गंध। नेहा का सर चकराने लगा। नेहा ने मन ही मन कहा, इसकी परछाई
धूप में इसकी परछाई क्यों नहीं बन रही, और ये लड़के ये उसके जाल में क्यों जा रहे हैं। नीचे नैना ने उन दोनों को अंदर बुलाया। हार्दिक और मुत्थू कुत्तों की तरह जीभ निकाले उसके पीछे पीछे चल दिए। नैना दरवाजे पर रुकी। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि नेहा उसे देख रही है। नैना ने अपने हाथ में चाय की केतली पकड़ी हुई थी। एक मक्खी, बड़ी काली भिनभिनाती हुई मक्खी नैना के चेहरे के पास आई। पलक झपकने से भी तेज। नैना का मुंह नहीं खुला, बस उसके होठों के बीच से एक लाल पतली लकीर निकली, एक कांटा, और वो मक्खी हवा से गायब हो गई। नेहा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अभी क्या देखा? क्या वो जीभ थी? नैना दरवाजे के अंदर चली गई। अंधेरे ने उसे निगल लिया। पीछे पीछे हार्दिक और मुत्थू भी उस अंधेरे में घुस गए, और फिर दरवाजा बंद हो गया। शिकार शिकारी की मांद में घुस चुका था। हार्दिक सोच रहा था कि आज उसकी लॉटरी लगी है। उसे नहीं पता था कि जिस गुफा में वो घुसने जा रहा है, वहां से सिर्फ हड्डियां बाहर आती हैं। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। हार्दिक और मुथु गायब थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव वालों को लगा दोनों कहीं मुंह काला करने गए होंगे। लेकिन ठाकुर बलवंत की हवेली में एक मीठी शुरुआत होने वाली थी। सूरज निकला हुआ था, फिर भी हवेली के बरामदे में ठंड थी। और तभी मुख्य द्वार पर नैना खड़ी दिखाई दी। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, इतना गहरा लाल जैसे ताजे खून में डुबोकर सुखाया गया हो। उसके हाथों में एक पीतल का बड़ा कटोरा था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो कलेजा चीर दे। नैना ने आवाज दी, ठाकुर साहब, नेहा बेटी, मैं पड़ोस में रहने आई हूं। सोचा रिवाज के मुताबिक कुछ मीठा खिला दूं। मैंने अपने हाथों से बहुत प्यार से खीर बनाई है। अब यहां एंट्री होती है हमारे तीसरे बकरे की, ठाकुर का नौकर सुखदीप। नाम में सुख भी था और दीप भी, लेकिन अक्ल रत्ती भर नहीं थी। सुखदीप की एक ही कमजोरी थी, मुफ्त का माल, चाहे वो खाना हो या और कुछ। सुखदीप झाड़ू छोड़कर दौड़ता हुआ आया। नैना को देखते ही उसकी आंखें कटोरे पर नहीं, नैना की कमर पर चिपक गईं। उसने अपनी लार निगलते हुए कहा, अरे मैडम जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? लाइए, मैं ले लेता हूं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, खास तौर पे अगर बनाने वाली भी इतनी मीठी हो। नैना ने वो कटोरा सुखदीप की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सुखदीप की उंगलियों से छू गईं। नैना, जरूर सुखदीप, ये खीर बहुत गाढ़ी है, इसमें मैंने खास चीज डाली है। खाओगे तो स्वाद जिंदगी भर याद रखोगे। शायद पेट भर जाए पर मन ना भरे। नेहा ऊपर गैलरी में खड़ी थी। उसने उस कटोरे को देखा। वो खीर सामान्य नहीं लग रही थी। वो सफेद थी, लेकिन उसके बीच में एक लाल रंग की लकीर स्वल थी, जैसे किसी ने दूध में केसर नहीं, खून की बूंद टपकाई हो। नेहा ने चिल्लाना चाहा, मत खाओ, लेकिन आवाज गले में फंस गई। सुखदीप उस कटोरे को लेकर रसोड़े के कोने में जा चुका था। सुखदीप ने चम्मच का इंतजार नहीं किया। उसने उंगलियों से खीर उठाई और चाटने लगा। आहा, उफ, क्या स्वाद है मैडम, इसमें तो चबाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। कुछ कुरकुरा भी है बीच में, बादाम डाला है क्या? सुखदीप मजे से चबा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने मुंह में कुछ लंबा और रेशमी महसूस हुआ। उसे लगा कोई बाल है। उसने उंगलियों से उसे पकड़कर बाहर खींचना शुरू किया। उसने खींचा, एक काला बाल, लेकिन वो बाल खत्म नहीं हो रहा था। वो खींचता गया, 1 फीट, 2 फीट। वो बाल नहीं था, वो एक लंबा काला धागा था जो सीधा उसके गले के अंदर से आ रहा था, और वो धागा हिल रहा था। सुखदीप की आंखें बाहर आ गईं। वो खांसने लगा। ओक ओक। वो धागा उसके हलक में फंस गया था। उसने जोर लगाकर उसे खींचा। आखिरकार वो चीज बाहर निकली। सुखदीप ने उसे हाथ में लेकर देखा। वो बाल नहीं था, वो इंसान के सर की चमड़ी का एक टुकड़ा था जिस पर अभी भी बाल चिपके हुए थे। शायद हार्दिक के सर का टुकड़ा। नेहा ने ऊपर से यह देखा और वो कांप गई, लेकिन सुखदीप अभी भी नहीं रुका था। उसे कुछ और भी चुभ रहा था, गले के एकदम बीच में। सुखदीप दर्द से कराते हुए कहा, गले में कुछ कांटा। उसने जोर से खांसा। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और उसके साथ एक सफेद नुकीली चीज फर्श पर गिरी। सुखदीप ने कांपते हुए उसे उठाया। वो मछली का कांटा नहीं था, वो 1 इंच लंबा मुड़ा हुआ सांप का जहरीला दांत था, और उसके अंदर अभी भी बूंद भर पीला जहर चमक रहा था।
तभी बाहर से नैना की आवाज आई जो हवा में गूंज रही थी। कैसी लगी खीर सुखदीप? मैंने कहा था ना, इसमें मैं हूं पूरी की पूरी। सुखदीप ने अपनी मिठास की कीमत चुका दी थी। उसके गले की नली अब सूजकर बंद हो रही थी। वो जमीन पर तड़प रहा था। लेकिन नेहा अब समझ चुकी थी कि ये पड़ोसिन खीर बांटने नहीं, मौत बांटने आई है। नेहा ने ठान लिया, सबूत चाहिए, और सबूत उस डायन के घर में मिलेगा, अभी इसी वक्त जब वो बाहर है। सुखदीप तड़प रहा था, लेकिन नेहा के पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे पता था कि शिकारी अभी बाहर है। यही मौका था। नेहा ने हवेली का पिछला दरवाजा धकेला। वो खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही नेहा का दम घुटने लगा। बाहर की हवा गर्म थी, लेकिन अंदर हवा गीली और भारी थी। दीवारों पर पसीने की बूंदें जमी थीं, जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। और वो बदबू, उफ, सड़े हुए अंडे और कस्तूरी यानी मस्क की ऐसी मिलीजुली गंध के इंसान को उल्टी आ जाए। नेहा ने अपनी नाक पर चुन्नी बांधी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसे अजीब से निशान दिखे, गीले निशान, जैसे कोई गीले बदन के साथ अभी अभी ऊपर गया हो या रेंग कर गया हो। पहली मंजिल पर बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से भाप निकल रही थी, लेकिन पानी के गिरने की आवाज नहीं थी, सिर्फ टप टप की आवाज। नेहा कांपते हाथों से दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा पूरा खोला। बाथरूम में कोहरा भरा था, टाइल्स पर काई जमी थी, लेकिन नेहा की नजर बाथटब पर जम गई। बाथटब पानी से नहीं भरा था, उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी दिमाग समझने से इनकार कर दे। वो खाल थी, पूरी की पूरी इंसानी खाल। जैसे हम कपड़े उतार कर फेंक देते हैं, वैसे ही किसी ने अपना शरीर उतार कर फेंक दिया था। वो पारदर्शी थी, गीली थी और बाथटब के किनारों से लटक रही थी। नेहा ने अपनी सांस रोक ली। वो पास गई। उस खाल का चेहरा वो नैना का चेहरा था, लेकिन वो पिचका हुआ था। आंखें खाली थीं, होंठ लटके हुए थे। वो एक रबर के मास्क की तरह बाथटब में पड़ा था और उसके नीचे हजारों छोटे छोटे काले शल्क बिखरे पड़े थे। नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उस खाल को छुआ। वो ठंडी नहीं थी, वो अभी भी गर्म थी और चिपचिपी। लसलसा पदार्थ नेहा की उंगलियों पर लग गया। नेहा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। हे भगवान, ये औरत नहीं है, ये तो केंचुली है। वो अपना रूप बदल रही है। तभी नेहा की नजर फर्श पर पड़ी। खाल के बगल में हार्दिक की घड़ी पड़ी थी और उसके कांच पर खून लगा था। अब कोई शक नहीं था, नैना ने सिर्फ कपड़े नहीं बदले थे, उसने अपना इंसानी चोला उतारा था ताकि वो अपने असली रूप में शिकार कर सके। अचानक घर का सन्नाटा टूट गया। बाथरूम के ठीक नीचे हॉल में मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। धड़ाम! पूरा घर हिल गया। नेहा जम गई। वो आ गई थी। नैना वापस आ गई थी। नीचे से आवाज आई, लेकिन ये नैना की सुरीली आवाज नहीं थी। ये एक फटी हुई, भारी और गुर्राती हुई आवाज थी जो दीवारों को चीर कर ऊपर आ रही थी। महक आ रही है, एक नई खुशबू। चोर! मेरे घर में चोर आया है। नेहा ने इधर उधर देखा। खिड़की बहुत ऊंची थी, दरवाजा वही एक रास्ता था। उसे सीढ़ियों से नीचे जाना था जहां वो मौत खड़ी थी। नेहा ने बाथटब से एक लोहे का रॉड उठाया। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज आ रही थी। सरसराहट। वो ऊपर आ रही थी और बहुत तेजी से आ रही थी। नेहा बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप गई। उसकी सांसें फूल रही थीं। परछाई दरवाजे की चौखट पर पड़ने लगी, एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई। क्या नैना आज भी जिंदा बच पाएगी, या आज बाथटब में एक और खाल लटकी मिलेगी? नाग पंचमी, वो दिन जब हम उन सांपों को दूध पिलाते हैं जो बाकी साल हमें सिर्फ डसने के लिए ढूंढते हैं। गांव के मंदिर में मेला लगा था, लेकिन नेहा उस भीड़ में भगवान को नहीं, एक शैतान को मारने का तरीका ढूंढ रही थी। वो बाथरूम की खिड़की से जैसे तैसे कूदकर भागी थी और अब उसकी आखिरी उम्मीद थी एक आदमी। गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर बैठा था वो महान सपेरा, नागनाथ भोसले। जी हां, सरनेम थोड़ा अजीब है, लेकिन इनका काम उससे भी अजीब था।
भोसले जी दावा करते थे कि वो सूंघ कर बता सकते हैं कि नागिन किस बिल में छिपी है। भोसले की शक्ल देखिए, आंखों में सुरमा, गले में हड्डियों की माला और हाथ में एक बहुत बड़ी पुरानी बीन। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपना सामान मतलब अपनी विद्या दिखा रहे थे। भोसले ने अपनी बीन हवा में लहराई और भीड़ को देखकर बोला, अरे ओ गांव वालों, डरना मत। जब तक भोसला खड़ा है किसी का फन नहीं उठ सकता। मेरे पास वो मंत्र है कि पाताल की नागिन भी मेरे इशारों पर नाचेगी। मेरा सांप पकड़ने का तजुर्बा बहुत लंबा है। भीड़ में किसी ने पूछा, बाबा क्या सच में नागिन आएगी? भोसले ने गंदी हंसी के साथ जवाब दिया, आएगी नहीं, दौड़ कर आएगी। जब मैं अपनी ये बीन बजाऊंगा तो उसे अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसे गर्मी जो चढ़ेगी। नेहा भीड़ चीरती हुई वहां पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, सांस फूल रही थी। नेहा हाँफते हुए, बाबा वो आ रही है। वो साधारण नागिन नहीं है, वो रूप बदलती है, वो इंसानों को खा रही है। भोसले ने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी मूंछों पर ताव दिया, बेटी तुम घबराओ मत। रूप बदले या रंग, एक बार मेरी बीन का नशा चढ़ गया तो वो सीधे मेरे बोरे में होगी। आज रात का तमाशा यादगार होगा। अचानक मंदिर की घंटियां बजना बंद हो गई, हवा रुक गई और भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बट गई। रास्ता बन गया। वो आ रही थी, नैना। उसने आज कुछ अलग पहना था, सुनहरे रंग की साड़ी जो धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे असली सांप की केचली हो। वो चल नहीं रही थी, वो सरक रही थी। उसकी आंखें सीधी भोसले पर टिकी थीं और उसके होठों पर एक खूनी मुस्कान थी। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। नैना चबूतरे के पास आई। भोसले का पसीना छूटने लगा। उसने नैना की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने गलत पिल में हाथ डाल दिया है। उन आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ भूखा अंधेरा था। नैना, सुना है तुम सांपों को नचाते हो सपेरे, लेकिन याद रखना जब नागिन नाचती है तो देखने वाले जिंदा नहीं बचते। भोसले ने डरते डरते अपनी बीन होठों से लगाई और फूंक मारी। पी पी पू। आवाज निकलते ही नैना का शरीर झटके खाने लगा। ये संगीत नहीं था, ये उसके लिए एक चुनौती थी, एक प्राचीन मंत्र जो उसे उसके असली रूप में खींच रहा था। नैना नाचने लगी, लेकिन ये भरतनाट्यम नहीं था। उसकी कमर जिस तरह से मुड़ रही थी वो असंभव था। उसका सिर धड़ से अलग होकर पीछे की तरफ लटक गया। उसकी बाहें लहरों की तरह बल खा रही थीं। वो इंसान कम और बिना हड्डियों का मांस ज्यादा लग रही थी। भोसले ने बीन तेज कर दी। उसे लगा वो जीत रहा है। भोसले मनी मन, आजा अपने असली रूप में, दिखा दे अपनी औकात। नैना की त्वचा पर पसीना नहीं, तेल जैसा कुछ बहने लगा। उसकी साड़ी के नीचे उसके पैर एक साथ जुड़ने लगे। भीड़ चिल्लाने लगी, ये क्या है, ये क्या है? बीन की आवाज अब असहनीय हो चुकी थी। नैना की आंखों की पुतलियां पलट गईं। पूरी सफेद आंखें, उसका जबड़ा धीरे से खुला और खुलता ही गया, इतना चौड़ा कि वो एक पूरे नारियल को निगल ले। नैना ने एक भयानक फुंकार मारी। भोसले की बीन बजाना रुक गई। वो पीछे हटा। नहीं, ये तो यक्षिणी है, भागो। लेकिन भागने का वक्त खत्म हो चुका था। नैना ने, या उस चीज ने जो अब नैना थी, एक छलांग लगाई, 10 फीट की छलांग, सीधे भोसले के ऊपर। धूल का गुबार उठा। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन उस धूल के बीच से सिर्फ एक आवाज आ रही थी। भोसले की चीख नहीं, बल्कि हड्डियों के चूरा होने की आवाज। क्या सपेरे का खेल खत्म हो गया, या आज नागिन पूरे गांव का तमाशा बनाएगी? धूल बैठ रही है और जो अब दिखने वाला है वो आप अपनी आंखों से मिटा नहीं पाएंगे। धूल बैठ रही थी, भगदड़ मच चुकी थी। जो लोग तमाशा देखने आए थे वो अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन चबूतरे के बीचों बीच तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां सपेरा नागनाथ भोसले जमीन पर चित पड़ा था और उसके ऊपर नैना बैठी थी। नैना ने भोसले को जकड़ रखा था, अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से। उसके पैर, जो अब इंसान के पैर नहीं लग रहे थे, वो भोसले की छाती और पेट के चारों ओर एक मोटी रस्सी की तरह लिपटे हुए थे। वो उसे दबा रही थी, जैसे एक अजगर अपने शिकार का दम घोटता है। भोसले का चेहरा नीला पड़ चुका था, उसकी आंखों से खून उतर आया था। वो अपनी ही बीन को मुट्ठी में भींचे हुए था। भोसले घुटती हुई आवाज में, छोड़ दे मुझे डायन, मेरा दम निकल रहा है।
नैना अपना चेहरा भोंसले के कान के पास ले गई। उसकी जीभ, जो अब साफ साफ 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही थी, भोंसले के गाल को चाटते हुए निकली। क्यों सपेरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा तजुर्बा बहुत लंबा है। क्या हुआ, मेरी पकड़ बर्दाश्त नहीं हुई? मैंने सुना है तुम सांपों को अपनी बोरी में डालते हो। आज तुम मेरी बोरी में जाओगे। नैना ने एक झटका दिया। भोंसले की पसलियां माचिस की तीलियों की तरह टूट गईं एक साथ। उसकी छाती अंदर धंस गई। उसके मुंह से एक आखिरी चीख निकली जो खून के बुलबुले के साथ बाहर आई। गुप। तभी भीड़ को चीरते हुए ठाकुर बलवंत वहां पहुंचे। उनके हाथ में वही 12 बोर की राइफल थी। उन्होंने नैना की तरफ निशाना साधा। छोड़ जाओ उसे। नैना ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई 180 डिग्री। उसका शरीर भोंसले पर था, लेकिन चेहरा बिल्कुल पीछे मुड़कर ठाकुर को देख रहा था। उसकी पीली आंखों से एक रोशनी निकली। ठाकुर की उंगली ट्रिगर पर जम गई। वो गोली चलाना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर पत्थर का हो गया। वो उस नागपाश में फंस चुके थे। नेहा, जो एक खंभे के पीछे छुपी थी, ये देख रही थी। उसे समझ आ गया, गोली, बारूद, लोहा, इस पर कुछ असर नहीं करेगा। ये चीज खून और मांस की नहीं है, ये श्राप है, और श्राप को सिर्फ एक ही चीज काट सकती है, अग्नि, आग। नैना ने भोंसले की टूटी हुई लाश को एक पुराने कपड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। उसने ठाकुर की तरफ देखा और एक फ्लाइंग किस दिया। इतनी जल्दी नहीं डार्लिंग, हमारा मिलन तो एकांत में होगा। धूल का एक और गुबार उठा और नैना अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन वो जंगल की तरफ नहीं गई थी, वो हवेली की तरफ गई थी, ठाकुर के घर की तरफ। ठाकुर का सम्मोहन टूटा। वो हाफने लगे। नेहा, घर चलो जल्दी। वे दोनों जीप में बैठे और हवेली की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेहमान तो पहले ही पहुंच चुका है। हवेली का हॉल सन्नाटा। ठाकुर और नेहा हड़बड़ाते हुए अंदर घुसे। कौन है, सामने आओ, ठाकुर चिल्लाए। तभी ऊपर की सीढ़ियों से आवाज आई। सीढ़ियों के ऊपर नैना खड़ी थी, लेकिन अब वो साड़ी में नहीं थी। उसके शरीर पर आधे कपड़े थे और आधे सुनहरी केंचुली यानी स्केल्स। उसके हाथ अब इंसानी हाथ नहीं, बल्कि पंजों में बदल रहे थे। वो अपना मुंह पोंछ रही थी, जिस पर भोंसले का ताजा खून लगा था। नैना ने ठाकुर को देखा, अपनी जीभ से अपने होंठ साफ किए और मुस्कुराते हुए बोली, हनी, आई एम होम। सुहाग रात की सेज सजा दी है, बस दूल्हे का इंतजार था। शिकारी अपने ही घर में कैद हो चुका था और चाबी उस नागिन के पास थी, जिसके पेट में अभी भी प्रतिशोध की आग और भोंसले का खून उबल रहा था। अब दरवाजा बंद और खेल शुरू। ठाकुर बलवंत सिंह, वो शिकारी जिसे जंगल का शेर भी सलाम करता था, आज अपने ही बेडरूम में एक कोने में दुबका हुआ था। दरवाजा बंद हो चुका था और चाबी नैना के पास थी। नहीं, नैना ने चाबी को निगल लिया था। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। नैना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने जो साड़ी पहनी थी वो अब उसके शरीर पर तंग हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर चौड़ा हो रहा था। उसकी त्वचा का रंग गेहुआ से बदलकर हरा और सुनहरा हो रहा था। उसके कंधों पर, गर्दन पर मछली जैसे शल्क उभर आए थे जो लैंप की रोशनी में चमक रहे थे। बलवंत ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बलवंत, दूर रह, मैं गोली मार दूंगा, मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। नैना हंसी, लेकिन इस बार हंसी में खनक नहीं, फुफकार थी। नैना, गोली? तुम उस चीज को कैसे मारोगे बलवंत, जो पहले ही मर चुकी है? याद है 12 अक्टूबर तुमने मेरे प्रेमी को मारा था। वो तड़प रहा था और तुम हंस रहे थे। आज मैं हंसूंगी और तुम तड़पोगे। बलवंत ने ट्रिगर दबाया। क्लिक। गोली नहीं चली। नैना ने पलक झपकते ही अपनी लंबी लचकदार बाह से राइफल को एक थप्पड़ मारा। राइफल कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। अब शिकारी निहत्था था। नैना बिस्तर के पास आई और फिर वो हुआ जो दुष्स्वप्न में भी नहीं होता। नैना के दोनों पैर आपस में जुड़ने लगे, घुटने गायब हो गए, एड़ियां मिल गईं। उसकी दोनों टांगें पिघलकर एक मोटी मांसल पूंछ में बदल गईं। साड़ी फटकर गिर गई। अब वहां औरत नहीं, आधी औरत और आधा सांप खड़ा था। उसने अपनी पूंछ से बलवंत के पैरों को जकड़ लिया और उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। नैना,
तुम्हें खाल चाहिए थी ना? देखो कितनी सुंदर खाल है मेरी, इसे छू कर देखो, ये रेशम से भी ज्यादा नरम है और मौत से भी ज्यादा ठंडी। नैना ने बलवंत के ऊपर चढ़ गई। उसका वजन किसी इंसान का नहीं था, वो 100 किलो की चट्टान जैसी भारी थी। बलवंत की पसलियां चरचराने लगीं। बलवंत, छोड़ दे मुझे, क्या चाहिए तुझे? नैना ने अपना चेहरा बलवंत के चेहरे के इंच भर करीब किया। उसकी जीभ बलवंत की नाक को छू रही थी। नैना, मुझे एक नया साथी चाहिए बलवंत। तुमने मेरे प्रेमी को मारा था, तो अब तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। हम मिलन करेंगे और फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो वो अपनी पहली भूख अपने पिता को खाकर मिटाएंगे। उधर दरवाजे के बाहर नेहा पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। पिताजी, दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ चीजों के टूटने और गुर्राने की आवाज थी। नेहा समझ गई, अब गोली काम नहीं आएगी, अब हवन करना होगा। नेहा ने गैलरी में रखा जनरेटर का कैन उठाया। उसमें 5 लीटर पेट्रोल था। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और पूरा पेट्रोल बेडरूम के दरवाजे के नीचे और लकड़ी की दीवारों पर छिड़कना शुरू कर दिया। बदबू, पेट्रोल की तीखी गंध ने घर की सड़ी हुई हवा को काट दिया। अंदर नैना ने बलवंत का जबड़ा एक हाथ से पकड़ा। आओ बलवंत, एक आखिरी चुम्मा, वो चुम्मा जिसमें जहर भी है और दवा भी। नैना ने अपना मुंह खोला। उसके ऊपरी मसूड़ों से 2 लंबे मुड़े हुए दांत बाहर निकले। उनमें से जहर टपक रहा था, जो बलवंत के गाल पर गिरा। जहां जहर गिरा वहां की खाल जलने लगी। बलवंत ने पूरी ताकत लगाकर नैना को धक्का दिया। नहीं! उसी वक्त बाहर से नेहा की आवाज आई। हट जाओ पिताजी, मैं इसे जला रही हूं। नेहा ने अपनी जेब से माचिस निकाली। एक तीली, आग की एक छोटी सी लौ और सामने पेट्रोल से भीगा हुआ घर। अंदर जहर का चुम्मा था, बाहर आग का दरिया। नैना ने मुड़कर दरवाजे को देखा। अब उसके इंसानी आंखें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। अब वहां सिर्फ एक किंग कोबरा का चेहरा था, जो इंसानी धड़ पर लगा था। नैना ने एक भयानक चीख मारी और नेहा ने वो जलती हुई माचिस पेट्रोल पर छोड़ दी। बूम! माचिस गिरते ही पेट्रोल ने हवा को आग में बदल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और ठाकुर का बेडरूम नरक का दरवाजा बन गया। आग की लपटें लाल, पीली और नीली दीवारों पर ऐसे चढ़ीं जैसे भूखे जानवर शिकार पर टूटते हैं। गर्मी इतनी थी कि अगर कोई लोहे का दरवाजा भी होता तो पिघल जाता। लकड़ी का दरवाजा जलकर खाक हो चुका था। नेहा ने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा और लपटों के बीच से अंदर देखा। वो मंजर किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक था। कमरे के बीच में आग के घेरे में नैना खड़ी थी, लेकिन आग उसे जला नहीं रही थी, उसे पागल कर रही थी। सांप ठंडे खून के होते हैं, उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। नैना चीख रही थी, उसकी इंसानी त्वचा जलकर गिर रही थी और उसके नीचे से काला चमकदार नागिन का रूप पूरी तरह बाहर आ रहा था। वो अपनी भारी पूंछ को जमीन पर पटक रही थी। थड़ थड़ हर पटकनी से फर्श का प्लास्टर उखड़ रहा था। नेहा अब वो डरी हुई बेटी नहीं थी। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी जो गलियारे की दीवार पर टंगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे में लोहा। वो आग के बीच में कूद पड़ी। छोड़ दे मेरे बाप को, आज तेरा वंश खत्म कर दूंगी मैं। जय महाकाल! नैना ने नेहा को देखा। उसकी आंखें अब अंगारों जैसी लाल थीं। उसने ठाकुर को, जो बिस्तर पर अधमरे पड़े थे, एक तरफ फेंक दिया और अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक तीर की तरह नेहा पर झपटी। नैना का जबड़ा खुला था, जहर टपक रहा था, लेकिन नेहा तैयार थी। जैसे ही नैना का सिर पास आया, नेहा ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी घुमाई। कुल्हाड़ी नैना के कंधे या जहां कंधा होना चाहिए था वहां धंस गई। खून, लेकिन लाल नहीं। उस घाव से काला गाढ़ा तारकोल जैसा खून निकला और जैसे ही वो खून आग पर गिरा, उससे हरा धुआं निकलने लगा। बदबू ऐसी थी जैसे सड़ी हुई रबर और बाल एक साथ जल रहे हों। राजीव, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नैना दर्द से बिलबिला उठी। मूर्ख लड़की, तूने नागिन को छेड़ा है। तेरा पूरा खानदान तड़प कर मरेगा। उसने अपनी पूंछ घुमाकर नेहा को मारा। नेहा दूर जा गिरी, लेकिन उसने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी।
उधर ठाकुर बलवंत, जिनमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मौत के मुंह में है। उन्होंने पास पड़ी अपनी वो पुरानी पिस्तौल उठाई जो शायद भरी हुई थी या शायद खाली। उन्होंने नैना की तरफ तान दी। तेरा खेल खत्म चुड़ैल। उन्होंने ट्रिगर दबाया, धाएं। गोली नैना की आंख के ठीक नीचे लगी। वो मरी नहीं, लेकिन उसका ध्यान भटक गया। यही मौका था। नेहा उठी। उसने देखा कि नैना की पूंछ दरवाजे के पास तड़प रही है। नेहा ने दौड़कर अपनी कुल्हाड़ी को उस मोटी पूंछ पर दे मारा। 1, 2, 3 बार। नैना की पूंछ का पिछला हिस्सा कटकर अलग हो गया। वो कटा हुआ हिस्सा आग में भी उछल रहा था, तड़प रहा था। नैना ने एक ऐसी चीख मारी जिससे हवेली की बची खुची खिड़कियां भी टूट गईं। नैना अब घायल थी, आग बढ़ रही थी, छत गिरने वाली थी। नैना ने देखा कि अब लड़ना बेवकूफी है। वो कटी हुई पूंछ के साथ रेंगती हुई बाथरूम की टूटी हुई नाली की तरफ भागी। वो अपनी लचीली हड्डियों को सिकोड़कर उस छोटे से छेद में घुस गई, अंधेरे में गायब। नेहा ने दौड़कर अपने पिता को कंधों पर उठाया। पिताजी उठिए। अब आग चारों तरफ थी। छत का एक बड़ा टुकड़ा जलकर ठीक उनके पीछे गिरा। धड़ाम। नेहा अपने पिता को घसीटती हुई गैलरी से बाहर, सीढ़ियों से नीचे और मुख्य द्वार की तरफ भागी। वो दोनों लुढ़कते हुए हवेली के बाहर घास पर गिरे। नेहा का चेहरा कालिक से पुता था, बलवंत का शरीर नीला पड़ रहा था। उनके पीछे उनकी पुश्तैनी हवेली एक विशाल मशाल की तरह जल रही थी। सब जल गया, खाल, फोटो, फर्नीचर, सब। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे लगा बला टल गई, लेकिन जब उसने अपने पिता की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। आग की रोशनी में बलवंत की गर्दन पर 2 छोटे से निशान चमक रहे थे, 2 छेद, बैंगनी रंग के। नैना जाते जाते अपना तोहफा दे गई थी। जहर खून में मिल चुका था और हवेली के मलबे के नीचे तहखाने में कुछ सुरक्षित बचा हुआ था। क्या? वो हम जानेंगे आखिरी अध्याय में। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज की किरणें उस तबाही को छिपा नहीं पाईं जो रात के अंधेरे ने मचाई थी। ठाकुर की शानदार हवेली अब सिर्फ काले मलबे और राख का ढेर थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी थीं। धुआं अभी भी उठ रहा था, जैसे जमीन सिगरेट पी रही हो। एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर के नीचे ठाकुर बलवंत सिंह का शरीर पड़ा था। डॉक्टर ने समय बर्बाद नहीं किया। मौत की वजह जलना नहीं थी। उनका पूरा शरीर नीला नहीं बल्कि कोयले जैसा काला पड़ चुका था। नसों में खून नहीं, वो हरा जहर जम गया था। वो शिकारी अंत में शिकार बन गया। नेहा एम्बुलेंस के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखें एक जगह टिकी थीं, शून्य में। वो जिंदा थी, लेकिन क्या वो वही नेहा थी जो कल रात थी? एक पुलिस इंस्पेक्टर मलबे का मुआयना कर रहा था। वो उस जगह खड़ा था जहां कभी तहखाना हुआ करता था। आग ने सब कुछ जला दिया था, लोहा, लकड़ी, पत्थर, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां आग नहीं पहुंची थी। वहां राख के ढेर के नीचे एक अजीब सी चिपचिपी सुरक्षित जगह बनी हुई थी। इंस्पेक्टर ने अपनी लाठी से एक जले हुए बीम को हटाया। वहां कुछ रखा था। वो एक अंडा था, लेकिन मुर्गी का नहीं। वो एक फुटबॉल के आकार का चमड़े जैसा पारदर्शी अंडा था। वो जला नहीं था, वो धड़क रहा था। उसके अंदर एक काला साया हिल रहा था। इंस्पेक्टर ने झुककर उसे देखना चाहा। इंस्पेक्टर, ये क्या बला है? तभी उस अंडे पर एक दरार पड़ी। अंडे के अंदर से एक छोटा सा सुनहरा फन बाहर निकला। वही सुनहरी खाल जो ठाकुर बलवंत ने उस रात छीनी थी। बदला फिर से जन्म ले चुका था। कैमरा अब नेहा पर वापस आता है। एम्बुलेंस में एक नर्स उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी। नर्स, मैडम आप ठीक हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपने पेट में कुछ महसूस हो रहा था। नेहा ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसे भूख नहीं थी, उसे मरोड़ नहीं उठ रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आंतों के बीच कोई चीज रेंग रही है, गोल गोल घूम रही है, एक ठंडा एहसास। नेहा ने धीरे से अपना सिर उठाया। एम्बुलेंस के शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। उसने नर्स की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट नेहा की नहीं थी, वो नैना की मुस्कुराहट थी। और उसकी आंखें, उसकी पुतलियां गोल नहीं थीं, वो अब खड़ी लकीरें बन चुकी थीं। नेहा के होंठ हिले और एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, नेहा, वंश आगे बढ़ेगा। हम सोचते हैं कि आग सब कुछ शुद्ध कर देती है। हम सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों, क्या जहर कभी मरता है या वो बस नया जिस्म ढूंढ लेता है? आज रात जब आप सोएं और पेट में हल्की सी गुदगुदी महसूस हो, तो ये मत सोचना कि गैस है। हो सकता है कोई और भी है जो आपके अंदर सांस ले रहा है। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है, तो अभी इसी वक्त डरावनी इंडियन कहानियों को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, वरना अगली कहानी
आपके घर के अंदर रिकॉर्ड होगी। मैं हूं राजीव और याद रखना, अंधेरे में तुम अकेले नहीं हो।